Hello students, how are you? Hope you are enjoying the lectures. So in this lecture today we will study rules to find out integrating factors, right? तो यहाँ पर हम ये एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट दीज इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स स्टैंड फॉर, और एक बार इनको समझने के बाद वी विल सी दैट व्हाट आर द रूल्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट दीज इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पहले क्योंकि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है उनका रिलेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ, और अपने लास्ट लेक्चर में हमने इनको स्टडी किया था। तो यहाँ पर हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं ब्रीफली। तो मान लीजिए आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, राइट? इक्वेशन 1 दिया। तो इसमें जो ये कोएफिशिएंट है डी एक्स का कोएफिशिएंट m और dy का कोएफिशिएंट n, तो अगर डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x आपके पास आता है फॉर ऑल x एंड y इन अ गिवन डोमेन D, then we say that our equation 1 is exact, right, in the domain D, and we can find out the one parameter family of solution for the given equation, जिसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड और एक है हमारे पास मेथड ऑफ ग्रुपिंग, राइट? तो इसको हमने डिटेल में स्टडी किया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नॉन एग्जैक्टनेस का, राइट? यानी कि अगर जैसे हमने पीछे कहा कि अगर डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हो जाता है तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है। अब मान लीजिए ये इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है, जो डेल एम बाई डेल वाई है दैट इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, तो उस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी आपकी? विल से दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। और अगर वो एग्जैक्ट नहीं है देन इन दैट केस neither you can apply the standard method and nor you can apply the method of grouping to find out the solution of the given differential equation, right? तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि if we have first order ordinary differential equation and we write that in terms of a differential form that is mdx plus ndy और वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या हम उस इक्वेशन को छोड़ दें? मतलब क्या हम अपना ये एग्जैक्टनेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, अप्लाई नहीं कर सकते वहां पर, या फिर कोई पॉसिबिलिटी है कि हम कोई उसमें मॉडिफिकेशन उसमें करें या कोई प्रोसीजर फॉलो अप करें और किसी तरह से उस डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्टनेस का जो कैरेक्टर है वो इंट्रोड्यूस हो जाए, राइट? तो यहाँ हम यही चीज देखेंगे, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है और यही हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज रिडक्शन टू एग्जैक्ट फॉर्म, राइट? यानी अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास, मतलब हमेशा नहीं लेकिन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी हो सकती हैं, होती हैं नॉन एग्जैक्ट, कि अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें किसी फंक्शन से x और y का कोई फंक्शन हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट हमें मिलता है दैट विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, समझे? तो ये जो फंक्शन है हमारा यहाँ पर जिससे हमने अपनी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है और ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये जो फंक्शन होता है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट? जो हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है रूल्स टू फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ठीक है? तो अब हम एक बार क्या करें, इसको एक डेफिनेशन दे देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, फॉर्मल डेफिनेशन। तो क्या है वो डेफिनेशन कि if we have this differential equation m dx plus n dy equal to 0 represented by 1, then if equation 1 is not exact in a domain D, right? बट अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थ्रू आउट इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करें म्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई,
और फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है सिंबल म्यू से, राइट। किसे रिप्रेजेंट किया है? म्यू से। देखिए कैसे करते हैं, ये हमने ऐसे लिखा, फिर ऐसे करके ऐसे। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट द सिंबल म्यू, राइट। तो फंक्शन के लिए हमने ये म्यू सिंबल यूज किया है। तो अगर हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को इस फंक्शन म्यू से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन बनी हमारे पास 2, और ये जो इक्वेशन बनी ये हमारी इक्वेशन बन गई एग्जैक्ट। तो ये जो फंक्शन हुआ जिससे आपने मल्टीप्लाई किया, राइट, इसको हम क्या कहेंगे? दिस विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। ओके, so this is a formal definition how you can define integrating factor for a non-exact ordinary differential equation of first order. Fine. Okay. अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि जब हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसके सॉल्यूशन के हमारे पास दो मेथड्स थे। पहला मेथड था हमारा मेथड ऑफ ग्रुपिंग और सेकंड था स्टैंडर्ड मेथड। जो स्टैंडर्ड मेथड है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसकी एक प्रोसीजर है, एक फिक्स्ड पैटर्न है जिसको हमें फॉलो अप करना होता है। लेकिन जो आपका मेथड ऑफ ग्रुपिंग है वो लिटिल बिट फास्टर मेथड है, और अगर हमें टर्म्स की ग्रुपिंग करनी आ जाए तो हम इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, इन अ नंबर ऑफ केसेस, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है दैट कैन बी फाउंड बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स, राइट, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सच दैट the left hand side of the differential equation will be represented as a sum of certain exact differentials। और इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किए थे, तो यहाँ पर भी वही चीज है, राइट। तो अब क्या है कि अगर मतलब मुझे रीग्रुपिंग अब करनी कैसे है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप रीग्रुपिंग कर पाए जिससे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का सम बन जाए, तो वो रिग्रुपिंग आपने करनी कैसे है, राइट। कुछ तो हमने एक एग्जांपल वहां देखा भी था उस लेक्चर में, लेकिन हमारे पास कुछ इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आपको ये पता है तो आप बहुत सारे केसेस में बहुत इजीली जो है ये मेथड लगा सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशंस क्या हैं? देखिए ये कॉम्बिनेशंस है कि अगर मान लीजिए आपके पास आता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो आप उसे सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लो तो देखो क्या मिलता है आपको, यू विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज एंड डिफरेंशियल ऑफ सेकंड दैट इज डी वाई प्लस फिर वाई एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स यानी कि डी एक्स, क्योंकि डी है तो ये डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो हमने डिफरेंशियल की फॉर्म में फॉर्मूला लगाया और हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड को हम इस जो है यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, फाइन। इसी तरह से ये सेकंड है, देखिए अगर आपके पास इंस्टेड ऑफ हैविंग प्लस साइन आपके पास है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, अगर आपके पास ये आता है, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं डी ऑफ वाई बाई एक्स। थर्ड है आपके पास माइनस वाई टाइम्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, then it can be written as d of x by y। and the fourth is minus y dx plus x dy divided by x square plus y square, अगर ये चीज है then it can be written as d of tangent inverse x by y। the fifth one is y dx minus x dy, then it can be written as d of log x by y। और अगर हमारा सिक्स इस फॉर्म का है x dy minus y dx whole divided by x square minus y square, then it can be written as d of 1 by 2 log of x plus y by x minus y, ठीक है। अगर आप इन्हें मतलब हालांकि बहुत ज्यादा भी फॉर्मूले नहीं है आपके पास ये और बहुत टफ भी नहीं है, तो अगर आप इनके प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो इन नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रिग्रुपिंग।
Okay, so let us take one question on it. We have to solve this differential equation minus y dx plus x dy equal to 0. Okay, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यू नीड टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं दैट लेट अस राइट आवर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको हम नंबर दे देते हैं 1। ओके, and then we compare our equation 1 with the standard form m dx plus n dy equal to 0, and we'll get the value of m as minus y, the value of n as x. And after that we'll find the partial derivatives, that is curly m by curly y, that is del m by del y and del n by del x, right? अब देखिए ये तो कितना आया -1 और ये वैल्यू कितनी आई 1, so it means del m by del y is not equal to del m by del x for all real x and y. It means that our equation 1 is not exact in any rectangular domain, कहीं पर भी ये exact नहीं है। तो अब हम जो है अपना जो इस प्रेजेंट लेक्चर का कॉन्सेप्ट है दैट विल अप्लाई, विल ट्राई टू अप्लाई। फाइन, उसके लिए पहले हम देखिए आपको ध्यान होगा अगर मैं हाँ यहाँ पर ये देखिए आपके पास है माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो कितने सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना मेथड ऑफ रीग्रुपिंग लगाना चाहूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, आप चाहें तो आप सेकंड भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो थर्ड भी ले सकते हैं, आप चाहें तो फोर्थ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आप 1/x² भी ले सकते हैं, वो आप 1/y² भी ले सकते हैं और वो आप 1/x² plus y² भी ले सकते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर हमने जो म्यू है यानी जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनने वाला है उसको हमने ले लिया, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा जस्ट बाय रिग्रुपिंग द टर्म्स। तो हमने म्यू को एज्यूम कर लिया यहाँ 1/x², और जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको थ्रू आउट इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उससे हमें ये इक्वेशन मिल गई नंबर 2, राइट। यू विल गेट दिस इक्वेशन व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाय म्यू, द फंक्शन म्यू। अब देखिए जो नई इक्वेशन बनी, अब देखते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट बन गई है। तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास m जो है वो -5/x² है और जो n है वो आपका क्या है, वो है आपका 1/x। पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए del m by del y और del n by del x। अब देख लीजिए दोनों इक्वल आ जाते हैं ना, तो del m by del y is equal to del m by del x for all real x and y, right। सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम है, मतलब ये इक्वल है हमेशा बस क्योंकि x² है, मतलब डिवीजन में आपके पास x है, डिनोमिनेटर में x है, तो बस इतना है कि x 0 नहीं होना चाहिए, y कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने यही कहा कि ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स 0, y। So our given equation is exact in every rectangular domain, right? And for any real y except this one, okay? Except this 0, y। फाइन, अब हमें जो इक्वेशन 2 मिली है वो एग्जैक्ट बन गई है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन हमें पता है कैसे फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमारे इक्वेशन सेकंड में जो लेफ्ट हैंड साइड बना है -y/x² dx प्लस 1/x dy, उसे हम क्या लिख सकते हैं, हमारी जो लिस्ट है डिफरेंशियल्स की वहां से आप देख सकते हैं ये बनता है d of y/x, राइट, इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सीधा सीधा आपका क्या आ गया y/x, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, सो अब हम आते हैं अपने मेन ऑब्जेक्टिव पर, मींस हाउ टू फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो तो जो पीछे हमने किया वो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन था कि जस्ट बाय रिग्रुपिंग द टर्म्स हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, बट इट इज नॉट ऑलवेज सो इजी to regroup the terms and to find out the integrating factor just by inspection। तो हमें कोई रूल्स चाहिए, हमें मतलब प्रॉपर जो है रूल्स चाहिए कि जिनको हम अप्लाई करें और ये चेक कर पाए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पॉसिबल है भी या नहीं। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम चेक करेंगे जो फंक्शन आएगा सिर्फ x का, राइट, अ फंक्शन ऑफ x ऑनली। करना क्या है आपने,
कि एक आप नॉन एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले लीजिए और उसको हमने यहाँ पर ले लिया नंबर 1 एम टी एक्स प्लस एन टी वाई इक्वल टू 0। आपने करना क्या है, आपने क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल एम बाई डेल वाई विल नॉट बी इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, राइट। तो अगर क्योंकि वो इक्वल नहीं है तो उनका डिफरेंस भी जीरो तो नहीं होगा। तो आप ये जो डिफरेंस है डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, इसको आप एन से डिवाइड करके चेक करिए कि क्या आता है। यानी जो आपने माइनस किया, जैसे आपने डेल एन बाई डेल एक्स से माइनस किया, तो ये जो एन, क्योंकि आपकी जो सेकंड टर्म है जिसे आप माइनस कर रहे हैं वो एन की टर्म है, तो आप डिवाइड करेंगे यहाँ एन से। ओके, तो ये आपने चेक करना है कि ये वैल्यू क्या आती है। और अगर सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ से फंक्शन मिलता है सिर्फ x का, यानी उसमें कोई y ना रहे, सिर्फ जो भी टर्म आए वो आपकी x की टर्म आए, यानी वो x का फंक्शन बने, तो हम उस केस में कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करता है इक्वेशन 1 का। और उसका क्या फॉर्मूला होगा, दैट विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e रेज टू, e मतलब एक्सपोनेंशियल, e रेज टू इंटीग्रल f ऑफ x dx। ओके, है ना सिंपल। और इसी तरह से हम देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हमें मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास फंक्शन ऑफ y आए से, तो उस केस में कैसे होगा। ओके, तो मान लीजिए ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी एम टी एक्स प्लस एन टी वाई इक्वल टू 0, यानी वही बात कि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल नहीं होंगे तो उनका डिफरेंस भी 0 नहीं होगा। ठीक है, आपने चेक किया तो आपको पता चला कि जो आपका डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई एन, जो हमने पिछले केस में किया था, वो एक्स का फंक्शन नहीं आता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसे रिवर्स करके देखो, ये चेक करके देखो, यानी डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई होल डिवाइडेड बाई एम, जिसे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो आपने यहाँ डिनोमिनेटर में लिखना है। और अगर ये सिर्फ आपका g का फंक्शन बन जाता है, g मैंने जस्ट एक नोटेशन लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो अगर ये आपका सिर्फ y का फंक्शन बन जाता है तो इस केस में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पॉसिबल है, और उसका फॉर्मूला होगा e रेज टू इंटीग्रल gy dy। ओके, e रेज टू इंटीग्रल gy dy। फाइन, चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। We need to solve this differential equation x square plus 1 dx minus 2xy dy equal to 0। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें चेक करना होगा कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की कोई जरूरत नहीं होगी। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ लिख ली, उसको नंबर 1 दे दिया, फिर हमने उसको अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, हमें m की वैल्यू मिल गई, हमें n की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमने इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए, तो डेल एम बाई डेल वाई फाइंड आउट किया, डेल एन बाई डेल एक्स फाइंड आउट किया, और हमने देखा कि ये हमारे इक्वल नहीं आए। इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है आपकी, दैट इज नॉट एग्जैक्ट इन एनी रेक्टेंगुलर डोमेन G। फाइन, तो अब हम क्या ट्राई करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले अपना फर्स्ट रूल लगाते हैं, यानी हमने क्या फाइंड आउट किया, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स होल डिवाइडेड बाई एन, वैल्यूज पुट की। ठीक है, और वैल्यूज पुट करके हमने उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमने देखा कि जो वैल्यू आई सिंप्लीफाई करने के बाद वो आ गई माइनस 2/x। क्या है, इसमें तो कोई y है नहीं, सिर्फ x की टर्म्स हैं, तो एक तरह से ये क्या है, दिस इज फंक्शन ऑफ x ओनली, तो हमने इसको नाम दे दिया f ऑफ x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट विल बी e रेज टू इंटीग्रल f ऑफ x dx। अब जो ये f ऑफ x की वैल्यू आपकी आई है वो आप यहाँ पुट कर दीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, तो e रेज टू इंटीग्रल माइनस 2/x dx ये मिल गया। अब माइनस 2/x जो इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस 2 log x आ गया आपका। ठीक है, अब आपको ये पता ही है कि हमारे पास होता है m log n can be written as log n raised to m, so it means we can take this minus 2 in the power of
प्लस दिस टर्म x, ठीक है। तो हमने लिख लिया इसको e रेज टू लॉग ऑफ x रेज टू -2। फाइन। अब ये जो फिर से हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है लॉग का, कि अगर जो एक्सपोनेंशियल और लॉग होते हैं दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, राइट। मतलब एक तरह से एक दूसरे का बिल्कुल रिवर्स रोल प्ले करते हैं ये। तो कहीं पर भी अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से ये e और log जो है, एक्सपोनेंशियल और log जो है वो कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट x रेज टू -2। सो इट मीन्स यू आर गेटिंग 1/x²। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, इसके बाद जो आपकी गिवन इक्वेशन होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो हमने देखिए इस इक्वेशन में जो है थ्रू आउट यहाँ 1/x² लिख दिया, यहाँ 1/x² लिख दिया, इक्वल टू 0 पुट कर दिया और फिर हमने x² से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो अच्छा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कई बार यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस होते हैं कि जब वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे ये इक्वेशन आई आपके पास, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको फर्दर सॉल्व सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी फिर से इसका एलसीएम लेकर कैंसिल कर देते हैं। तो क्या होगा कि जहां से आपने स्टार्ट किया था फिर से वापस वहीं आ गए। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, यानी जब आपने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो टर्म्स जिस फॉर्म में आई है उनको आपने उसी फॉर्म में रिटेन करना है, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करनी है, फाइन। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करके जो भी इक्वेशन आई उसको हमने नंबर 2 दे दिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारी एग्जैक्ट है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा m है dx का कोएफिशिएंट और ये हमारा n है dy का कोएफिशिएंट। फिर हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया और del m by del y del n by del x की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो दो वैल्यूज आई ये तो इक्वल आ गई हमारी। सो del m by del y इज इक्वल टू del n by del x, यानी दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल हैं और हर पॉइंट पर इक्वल है। फॉर ऑल रियल x एंड y दीज आर इक्वल, ठीक है। हालांकि वो कंडीशन तो है ही, क्योंकि हम एक तरह से 1/x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब x² से डिवाइड कर रहे हैं, वो एक चीज है हमारे पास, ठीक है। और इस चीज को हम कैसे टैकल करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी आगे। फाइन। तो क्योंकि इक्वल आया है तो हम कहेंगे कि जो हमारी इक्वेशन सेकंड बनी है दैट इज एग्जैक्ट इन एवरी रेक्टेंगुलर डोमेन जी। फाइन। और अगर ये एग्जैक्ट है तो हमें पता है क्या करना है, यानी देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन कैपिटल F सच दैट कि जो आपका del f by del x है वो m के इक्वल होगा और जो del f by del y है वो आपका n के इक्वल होगा। फाइन। ये प्रोसीजर पूरा मेथड हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था। ओके, अब हमें इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। हमने थर्ड इक्वेशन ले ली और हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वो del f by del x था, ठीक है ना। तो हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंपल f रह गया, राइट हैंड साइड में अभी तो फिलहाल हमने यहाँ पर इंटीग्रल साइन लगा दिया। साथ में हमें यहाँ क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करना है। और क्योंकि यहाँ y कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है ना, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो y आपका जो है कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग जस्ट पर्टिकुलर कांस्टेंट वी नीड टू टेक हियर सम फंक्शन ऑफ y, क्योंकि यहाँ y कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। ओके, सो टेक h ऑफ y। ओके, सो अब आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा f ऑफ xy इज इक्वल टू x माइनस y² बाई x माइनस 1/x प्लस h ऑफ y, ठीक है। इसको नंबर 5 दे दिया। अब क्या रह गया यहाँ पर, यस, नाउ वी नीड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ h ऑफ y। और इसके लिए हम क्या करते हैं, टीचर जो हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई थी उसमें अभी तक हमने सिर्फ थर्ड इक्वेशन यूज की है, फोर्थ को हमने अभी तक उसका कहीं पर भी यूज नहीं किया है। तो अब हम फोर्थ का यूज करेंगे और उस फोर्थ में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है del f by del y और यहाँ इस फिफ्थ इक्वेशन में हमारे पास है f, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, जिससे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास del f by del y आ जाए। तो देखिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया फिफ्थ को विद रिस्पेक्ट टू y और del f by del y की वैल्यू आ गई।
अब क्योंकि h तो फंक्शन ही सिर्फ y का था, तो यहाँ पर आपको पार्शियल डेरिवेटिव शो करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी डी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था। ओके, अब जो फोर्थ इक्वेशन थी जिसका हमने अभी तक यूज नहीं किया वो क्या था, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस 2y बाई एक्स, वो ये था। आप अब दोनों साइड को देख लीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, इसको और इसको दोनों को देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड्स दोनों में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड्स को, राइट हैंड साइड्स को इक्वल कर दिया। क्या हुआ, ये और ये टर्म दोनों कैंसिल हो गई। फाइन, तो क्या बचा आपके पास, डी एच बाई डी वाई इक्वल टू 0, ये आपको मिल गया। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो h ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पर आप c भी ले सकते हैं, कांस्टेंट भी ले सकते हो, पर आपने देखा था लास्ट लेक्चर में कि अगर हम कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले भी लेते हैं तब भी बाद में उस चीज का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर मैं यहाँ पर c की वैल्यू 0 भी ले लूँ। ठीक है, लास्ट में हमारे पास ये कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, h ऑफ y इक्वल टू 0, c की वैल्यू 0 ले ली। ठीक है, तो मेरा h यहाँ पर आ गया 0। अब आप ये जो h की वैल्यू थी आप इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको ये फंक्शन मिल गया f, फंक्शन है x का और y का, और सॉल्यूशन क्या होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होगा द वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन गिवन बाय f of x, y equal to c, where c is an arbitrary constant, और ये जो f की वैल्यू i है वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, सिंपल। तो हमने यहाँ पुट कर दिया और हमें ये मिल गया, देखो नंबर 7 दे दिया जहाँ पर ये c है एंड c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सो दिस इज आवर वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 1। फाइन, ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जी एक्स प्लस 2 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई 4 इंटू जी वाई इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहला काम क्या करना है, चेक करना है एग्जैक्टनेस के लिए। तो लिखने का तरीका आपको पता है कैसे करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए आप, उसको नंबर 1 दीजिए, फिर उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म एम जी एक्स प्लस एन जी वाई इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए, वहां से आपको m की वैल्यू और n की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, वहां से आपको डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x की वैल्यूज मिल जाएंगी, और आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल m बाई डेल x, इक्वल नहीं है। फाइन, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। ओके, लेकिन हाँ वो कुछ पॉइंट्स पर एग्जैक्ट हो सकती हैं जहां पर ये जो आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स आए थे अगर वो इक्वल हो जाएं, और वो इक्वल कब होंगे, देखो पुट करके, वो इक्वल तब होंगे 3xy स्क्वायर और इधर है 4xy स्क्वायर, तो इस टर्म को इधर ले आते हैं हम, राइट हैंड साइड में ले आते हैं यहाँ पर, और इस 1 को भी हम यहाँ पर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा xy स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी अगर ये टर्म, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तब तो ये इक्वालिटी आ जाएगी, उस केस में एग्जैक्ट बन जाएगा, लेकिन ये कब होगा व्हेन y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में y स्क्वायर है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में है माइनस 1 बाई एक्स, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है अगर x आपका नेगेटिव हो। ओके, अगर x, क्योंकि ऊपर -1 है नीचे x है, तो अगर x नेगेटिव होगा तो वो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्सप्रेशन आ जाएगा और y स्क्वायर की कुछ वैल्यूज पॉसिबल होंगी। तो सिर्फ इन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी किसी भी पॉइंट पर हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x इक्वल नहीं होते हैं, तो वो एग्जैक्ट नहीं है। ओके, तो क्या करें हम, एग्जैक्ट नहीं है तो क्या छोड़ दें, नहीं ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, चेक करेंगे कि क्या हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं, तो उसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x होल डिवाइडेड बाई n, ये एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया, वैल्यू पुट की, कैलकुलेट किया, और यहाँ से देखो ये फंक्शन है, कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ना, इसमें तो y की टर्म्स भी हैं, जबकि हम तो ये चाह रहे थे कि ये सिर्फ x का फंक्शन बन जाए, इसमें y हमारा कहीं पर भी ना हो।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो नॉट ए फंक्शन ऑफ x ओनली, इट मीन्स इट विल नॉट प्रोवाइड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये तो फेल हो गया रूल हमारा। तो सेकंड रूल चेक कर लेते हैं, यानी हम इसको रिवर्स ऑर्डर में ले लेते हैं। डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई होल डिवाइडेड बाय एम, ये चेक कर लेते हैं। जब हमने ये चेक किया तो हमारे पास हमें मिला 1 बाय वाई, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं ना, है ना, क्योंकि नॉन एग्जैक्ट किस केस में था, जब एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 नॉन जीरो था। इक्वल टू जीरो में तो एग्जैक्ट बन रहा था ना वो, तो नॉन जीरो में एग्जैक्ट बन रहा है, वहां प्रॉब्लम है, तो वो वाला केस हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ। तो क्योंकि नॉन जीरो है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आ गया 1 बाय वाई, और ये तो सिर्फ y का फंक्शन है, सो वी कैन टेक दिस एज g ऑफ y व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा क्या, e रेज टू इंटीग्रल g ऑफ y dy। g ऑफ y की वैल्यू पुट की हमने, इसको इंटीग्रेट किया, और अब जो e और log है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा। सो दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब क्या करें, जो गिवन इक्वेशन 1 थी उसको हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर y से, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। इक्वेशन 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर x से तो ये मिल जाता है, इसको हमने नंबर 2 दे दिया। अब हम इस 2 को चेक करेंगे, m लिखा क्या बना, n लिखा क्या बना, ठीक है ना, क्योंकि देखो जो dx का कोएफिशिएंट है ये तो आपका m है, और ये जो dy का कोएफिशिएंट है पूरा का पूरा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा आपका n हो जाएगा, वो लिख लिया। फिर हमने डेल एम बाय डेल वाई फाइंड आउट किया, डेल एन बाय डेल एक्स फाइंड आउट किया। कैसे करते हैं, जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं m को तो x कांस्टेंट ट्रीट होता है, और जब n को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो n में जहां भी y होगा वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो देखिए ये वैल्यूज आई, इक्वल है ये तो, सो दीज आर इक्वल, राइट, फॉर ऑल रियल x एंड y। सिर्फ कौन से पॉइंट्स को छोड़ देना है जहां पर x y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है, मेंशन कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है ये चीज। Fine. So now our equation becomes exact in every rectangular domain D except at the points where x y square plus 1 equal to 0. ठीक है, so और जो फिर हम इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, देखो एग्जैक्ट बन गई है, आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। अब वो सॉल्यूशन जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ देती हूँ, आप लोगों पूरी प्रोसीजर लगा लीजिए स्टैंडर्ड मेथड की, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए और आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। द वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, the solution, general solution for the equation 2। और अगर वो equation 2 का solution है तो वो equation 1 का भी solution होगा। So this solution is also the general solution of given differential equation 1. Okay, fine. So now we'll take the case of a homogeneous equation where we'll find out the integrating factor if that is not exact, right? होमोजेनियस इक्वेशन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अभी फिलहाल यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल केस हम कंसिडर करेंगे। तो मान लीजिए इक्वेशन एम टी एक्स प्लस एन जे वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन आपकी होमोजेनियस है एक्स और वाई में। होमोजेनियस होने का मतलब कि जो ये आपका एम फंक्शन है और एन फंक्शन है, इनमें अगर आप टर्म्स को देखें तो जो टोटल डिग्री, एक टर्म की डिग्री मतलब एक्स, और मान लीजिए आपके पास है अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो उस टर्म की डिग्री मतलब टोटल हो गई 4। तो उसमें जितने भी टर्म्स हैं एम के अंदर अलग अलग टर्म्स, राइट, मल्टीप्लिकेशन अगर है तो वो सिंगल टर्म होगी, लेकिन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होंगी। तो हर एक टर्म की जो डिग्री है अगर वो सेम है, मतलब वो होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे हम उसे एक्स और वाई में। तो अगर हमारी इक्वेशन 1 होमोजेनियस होती है एक्स और वाई में और वो एग्जैक्ट नहीं है, तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो बन जाएगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। बस कंडीशन, क्योंकि डिवीजन में है ना, तो इसका मतलब आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पर कि जो एम एक्स प्लस एन वाई है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं हम, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम कि क्या ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है। तो जो गिवन इक्वेशन थी हमने उसे लिखा और उसको नंबर 1 दे दिया, फिर हमने उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन एम टी एक्स प्लस एन जी वाई इक्वल टू 0 से कंपेयर किया और हमने देखा कि m क्या है हमारा और n क्या है, m और n की वैल्यूज लिख ली, ठीक है।
उसके बाद हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, तो वहां से हमारे पास डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स की वैल्यूज आ गई। कंपेयर करो आप इन दोनों को, तो हम देखते हैं कि ये दोनों हमारे इक्वल नहीं आते हैं, है ना। फाइन। अच्छा, कुछ केसेस में ये इक्वल आ सकते हैं, वो आप इसे पुट करके दोनों को इक्वल पुट करके सॉल्व करिए। तो जब आप इसे इक्वल पुट करके सॉल्व करते हैं ना, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आती हैं कि या तो x 0 होगा या 2x इक्वल टू 5y। अगर ये आप कंडीशंस ले लेते हैं ना, तो उस केस में दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो आप इन केसेस को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी केसेस हैं वहां पर ये इक्वल नहीं होगा और हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं होगी, ठीक है, एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स, राइट। ओके, तो अब क्या है, हमने देखा कि जो हमारी इक्वेशन थी वो एक बार मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, हाँ ये देखिए, जो गिवन इक्वेशन थी 1, ये होमोजेनियस है, क्योंकि देखो अगर मैं इस टर्म को देखूं तो इसकी टोटल कितनी बनेगी, टोटल डिग्री 3, x की 2 हो गई, y की 1 हो गई, टोटल ऐड करेंगे 3 हो गई। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें टोटल पार कितने मिलती है, दैट इज ऑल्सो 3, कांस्टेंट की तो 0 होती है। यहाँ पर देखें तो ये 3 है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी टोटल डिग्री 3 है, तो हर एक टर्म की डिग्री 3 है। इसका मतलब यहाँ पर जो m और n है वो होमोजेनियस है x और y में, ठीक है। ओके, तो अब क्योंकि हमारी इक्वेशन 1 होमोजीनियस है x और y में, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए 1 अपॉन mx प्लस ny। सो लेट अस कैलकुलेट mx प्लस ny। m की वैल्यू पुट की, उसको x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ n की वैल्यू पुट की, उसको y से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया और हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, अब जो यहाँ पर मतलब जो mx प्लस एन वाई है, हम कह रहे हैं कि 0 नहीं होना चाहिए ना, तो हम ये मतलब आप ये देख सकते हैं कि 0 नहीं है यहाँ पर, वैसे ही 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बोले केसेस तो छोड़ ही दिए ना जहाँ पर ये इक्वेशन एग्जैक्ट बनती है, और वो कौन से थे केसेस कि जहाँ पर x 0 था और जहाँ पर आपका 2x 5y के इक्वल था। तो क्योंकि तो यानी हम यहाँ पर वो केसेस छोड़कर, तो यानी अब यहाँ पर जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो कंसिडर करें कि ना तो x 0 के इक्वल है और ना ही आपका 2x 5y के इक्वल है, ठीक है। तो x अगर 0 के इक्वल नहीं है तो x नॉन जीरो हो गया, ठीक है। और x अगर आपका नॉन जीरो है तो इसका मतलब y भी आपका नॉन जीरो हो गया। तो अगर x और y दोनों ही नॉन जीरो है तो आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे आपको पता है क्या करना है, अब हमें अपनी जो गिवन इक्वेशन 1 है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से थ्रू आउट हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने को पहले भी कहा कि सिंप्लीफाई मत कर देना एलसीएम लेकर, नहीं तो वापस वहीं आ जाओगे, बैक टू स्क्वायर वन, इक्वेशन 1 पर पहुंच जाओगे वापस। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो नई इक्वेशन हमें मिली है, ठीक है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। हमने m लिखा, n लिखा, पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखे, डेल एम बाय डेल वाई, डेल एन बाय डेल एक्स, और हमने देखा कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स फॉर ऑल रियल एक्स एंड वाई। बस वाई आपका 0 नहीं है, तो वाई तो 0 है ही नहीं हमारा, पीछे भी हमने देखा था। तो यानी हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन गई। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 2, ओके। तो इसके बाद क्या करेंगे, आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो काम मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। तो जब आप इसे अपना स्टैंडर्ड मेथड लगाएंगे तो आपके पास जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो मिल जाएगा x बाई वाई माइनस 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू c, फिर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ये सोल्यूशन आपको मिल गया, और जो इक्वेशन 2 का सोल्यूशन है वही आपका इक्वेशन 1 का भी सोल्यूशन होगा। फाइन, क्लियर है। क्योंकि आपके जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आपको मिलती है वो इसेंशियली इक्विवेलेंट होती है इक्वेशन 1 के, यानी दोनों के जो सोल्यूशन होते हैं वो सेम होते हैं, राइट। हालांकि वो इक्वेशन डिफरेंट है देखने में, लेकिन दोनों के जो सोल्यूशन होते हैं वो सेम होते हैं। फाइन, सो दे आर इसेंशियली इक्विवेलेंट। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो ये कंसिडर किए थे ना केसेस कि x नॉन जीरो होना चाहिए और 2x जो है वो 5y के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अगर आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर हम x इक्वल टू 0 ले लें
और 2x इक्वल टू 5y ले लें और उसको अपनी गिवन इक्वेशन 1 में पुट करें, तो वहां से आपको कुछ और नहीं 0 इक्वल टू 0 ही मिलता है। ट्रिवियल केस है, वो तो ट्रू होगा ही होगा, तो वो तो वैसे भी एग्जैक्ट ही है, वहां तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये वाले केसेस हमने निकाल दिए, तो नॉन एग्जैक्टनेस का केस आ गया और वो हमने सॉल्व कर लिया बाय फाइंडिंग आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, फाइन। So here are some problems for your practice. 6 questions. You can try these questions. First you will check the exactness. अगर exact नहीं आता है then you will try to find out the integrating factors. जो भी हमने यहाँ पर rules study किए हैं, तो किसी भी rule को आप apply करके check करिए कि integrating factor क्या आता है, उसको multiply करिए given equation से, exact बनाइए, उसकी exactness भी check करिए और फिर अपना या तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगाइए या स्टैंडर्ड मेथड लगाइए और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, एंड हियर आर द रेफरेंसेस, यू नो दीज बुक्स, यस, एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय क्रेजिक and differential equations by S.L. Ross, right? Thank you for listening. Stay home, stay safe, stay happy. Sarv Hitaya Cha.